ये छात्रों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और अच्छे प्रकार से रह करके अपना अध्ययन मनन कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, पिछले दिनों हम लोग शैक्षिक उद्देश्यों के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के बारे में वीडियो आप लोगों के लिए दिए थे। आज मैं इस वीडियो में उसके आगे शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू ब्लूम के अनुसार उन्होंने वर्गीकरण किया। तो सर्वप्रथम बात आती है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप पूर्व में वर्गीकरण के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी होगी आपको। वर्गीकरण में आता है किसी भी समूह, किसी पक्ष जो गुणधर्म में समान हो एक वर्ग में रखना और जो गुणधर्म में भिन्न हो दूसरे वर्ग में रखना। तो उनको प्रमुख भागों और भागों में इस तरीके से विभाजित करने को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक ऐसे ही इसी प्रकार से यहाँ पे भी वर्गीकरण से आशय यह है शैक्षिक उद्देश्यों के जो भी उसके प्रमुख भाग और उनके भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया को ही शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कहा जाता है। बीएस ब्लूम ने ये बताया कि कैसे उद्देश्य कितने होते हैं और उनके भाग कौन से। तो हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की। प्रमुख भाग में आपकी ज्ञानात्मक और मनोचालक या अफेक्टिव एंड साइकोमोटर भी कह सकते हैं। तो ये तीन प्रमुख हो गए और फिर इसमें अलग अलग इन्होंने बताया जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये सब एक क्रम में होते हैं। क्रम में सर्वप्रथम अच्छा ज्ञान किसी चीज का ग्रहण करेगा तो उसको उसके बारे में समझेगा, फिर उसका प्रयोग करना सीखेगा, फिर उसको विभिन्न भागों में तोड़ करके उसको गहराई से उसका अध्ययन करेगा, फिर उन सारे भागों को इकट्ठा करके उसको एक सारांश के रूप में निष्कर्ष रूप में लिख सकेगा, बता सकेगा और उसके बाद मूल्यांकन और लास्ट प्रक्रिया क्या होती है, मूल्यांकन। फिर वह अपने द्वारा प्राप्त शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है कि हमने क्या प्राप्त किया है, क्या प्राप्त नहीं किया है, कितना प्रतिशत किया है। ठीक है, ऐसे इसका संबंध हमने पहले बताया कि इसके संबंध बौद्धिक क्रियाओं से होता है। इसमें बुद्धि में वृद्धि करना, समझना, प्रत्यय निर्माण और इसके साथ साथ बुद्धि के स्मरण करना, प्रयोग करना, ये सारी चीजें यानी ये बौद्धिक क्रियाओं का संबंध ज्ञानात्मक उद्देश्य। बौद्धिक क्रियाओं का संबंध भावात्मक उद्देश्य होता है। इसमें भाव, दृष्टिकोण, मूल्य, ये सब चीजें इसमें आएंगी यानी बौद्धिक क्रिया जो ये सब इसमें आती है। इसमें भी जैसे लोगों ने बात बताया आक्रमण, प्रतिक्रिया, मूल्य निर्धारण, व्यवस्थापन और स्वाभाविक। ठीक है, इसलिए हमने इसका मनोचालक साइकोमोटर का संबंध से साइकोमोटर का संबंध है आपकी ज्ञानात्मक, भावात्मक में जैसे बौद्धिक और अबौद्धिक क्रियाओं का था, ऐसे ही यहाँ पे इसका संबंध है भौतिक क्रियाओं और कामक क्रियाओं से। इसका संबंध से भौतिक क्रियाओं और कामक क्रियाओं या संस्थान के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों प्रत्यंगों में संतुलन समायोजन करता है और जो व्यक्ति के गतिशील बनाते हैं, जो आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें उन्होंने बात बताया शैक्षिकरण, मनोस्थिति, निर्देशित प्रतिक्रिया, कार्य कौशल और जटिल व्यवहार। तो ये पूरा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण
इसको आप देख लीजिए, प्रश्न आते हैं, बड़े प्रश्न नहीं आते। आइए हम लोग एक करके समझ लेते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है, भावात्मक उद्देश्य क्या है, क्रियात्मक उद्देश्य क्या है, इसमें भी जो पाठ है उनका क्या मतलब है, क्या असर है, इन सब का भी हम आज अपने इस वीडियो में इस सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं क्या है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो जैसा कि आप जानते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में वी.एस. ब्लूम तथा जो भी उनके सहयोगी थे, सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का यह त्रिआयामी विभाजन क्षेत्र है। 3 आयामों में उन्होंने इसका विभाजन किया और आज भी इसका प्रयोग में होता है और छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन 3 क्षेत्रों में हो सकते हैं। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? वो हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और अनुचालात्मक। तो ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक और अनुचालक किया है और इसमें बेंजामिन एस ब्लूम ने या बी.एस. ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है और ये 3 भाग आपके सामने है। कौन कौन से 3 भाग हैं? ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और अनुचालक क्षेत्र के उद्देश्य। ये 3 अब ज्ञानात्मक, अब हम लोग आते हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण इसमें ज्ञान में 6 है। ज्ञान और प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इन 6 के बारे में हम लोग समझेंगे। ज्ञान क्या है, तो इस सब चीज के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में वह उद्देश्य आते हैं, किस क्षेत्र में? ज्ञानात्मक क्षेत्र में वह उद्देश्य आते हैं जो व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन तथा समस्या समाधान आदि से संबंधित होते हैं। ज्ञान, चिंतन और समस्या समाधान से इसका संबंध होता है। ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने अपनी एक जो पुस्तक थी उसमें ज्ञानात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्य होते हैं वो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं और कौशलों के विकास से संबंधित होते हैं। The cognitive domain includes those objectives which deal with the recall or recognition of knowledge and the development of intellectual abilities and skills. तो ब्लूम तथा उसके सहयोगियों के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष में जिन बातों को समाहित माना जा सकता है वह कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान। इसका तान विशिष्ट तथ्य कैसे होंगे? विशिष्ट होंगे, सामान्य नहीं होंगे। दूसरा है विशिष्ट तत्वों को उपयोग में लाने की विधियों का ज्ञान। वो जो विशिष्ट तत्व हैं उनको किस प्रकार से उपयोग में लाना है, उन विधियों का ज्ञान। और परंपराओं तथा मान्यताओं का ज्ञान, जो रूढ़ियाँ है, जनसंघ उनका ज्ञान ये होना बहुत जरूरी है। तो परंपराओं और रूढ़ियों का ज्ञान, प्रवृत्तियों का ज्ञान, प्रवृत्तियों तथा प्रतिक्रिया, इसके साथ साथ जो उसकी प्रक्रिया है, उसकी जो नेचर है, प्रवृत्ति, उसका भी ज्ञान। वर्गीकरण, विभाजन का ज्ञान, मानदंडों का ज्ञान, विधियों प्रविधियों का ज्ञान, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का ज्ञान। तो इस तरीके से उपरोक्त जाते हैं जो बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा की गई हैं। वो ज्ञान के प्रारंभ में ज्ञान जो प्रारंभ होता है ज्ञान लेना कोई व्यक्ति, तो ज्ञान के प्रारंभ में स्मृति के दोनों स्तरों, स्मृति के 2 स्तर कौन कौन से हैं? रिकॉल और रिकॉग्निशन, अर्थात प्रत्यास्मरण और पहचान पर प्राप्त होता है। ज्ञान प्रारंभ होने में स्मृति के दोनों स्तरों पर प्राप्त होता है। कौन से दोनों स्तर? रिकॉल और रिकॉग्निशन, प्रत्यास्मरण और पहचान। तो इस तरह से देखें कि उपरोक्त बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन स्तरों पर उपरोक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के स्तर में उत्तरोत्तर कठिन व जटिल परंतु महत्वपूर्ण होता जाता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है, अर्थात जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उसका महत्व भी उसी अनुसार बढ़ता जाता है। तो ज्ञान के जो कठिन और जटिल हैं
लेकिन का महत्व है। इसलिए ब्लूम ने वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को देखें तो 6 भागों में इन्होंने विभाजित किया। 6 भागों में विभाजित किया और उद्देश्यों के 6 भाग व्यवहार की सरलता और जटिलता की। कौन से व्यवहार सरल है, कौन से व्यवहार जटिल है। तो सरलता और जटिलता के आधार पर स्थूलता और अमूर्तता के आधार पर, मूर्त और अमूर्त के आधार पर एक स्पष्ट क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। इनका एक क्रम स्पष्ट है और ज्ञानात्मक क्षेत्र के ये क्रमशः उद्देश्य है, जिसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसमें ज्ञान अगर हम देखें तो ज्ञान क्या है, वह सर्वाधिक सरल है और सर्वाधिक मूर्त व्यवहार परिवर्तन है। जबकि मूल्यांकन देखें तो मूल्यांकन सर्वाधिक जटिल और अमूर्त प्रकार का, सर्वाधिक जटिल और अमूर्त प्रकार का है। और इन सभी भागों को पुनः अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है। समस्त भागों को अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। आइए हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं। ज्ञानात्मक, पहला ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक का संबंध किससे है? ज्ञान का उद्देश्य सीखने वाले व्यक्ति की उन क्रियाओं का वर्णन करना होता है। जो व्यक्ति है, जो सीखने वाला व्यक्ति है, उसकी उन क्रियाओं का वर्णन करना है जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित होते हैं। इसका संबंध किससे होता है? स्मृति से होता है, मेमोरी से होता है। और इसके अंतर्गत विभिन्न पदों, इसके अंतर्गत जो विभिन्न पद हैं, प्रत्यय हैं, संकेत हैं, परिभाषाएं हैं, सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, प्रक्रियाएं हैं, विधियां हैं, संरचनाएं हैं आदि का पुनः स्मरण तथा पहचान करने से संबंधित व्यवहार इसमें समाहित रहते हैं। समझ में आया? इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें विभिन्न शब्दों के क्या अर्थ हैं, उनके क्या प्रत्यय हैं, क्या संकेत हैं, सिद्धांत क्या है, सूत्र क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसकी विधियां क्या है, रचनाएं क्या है आदि का पुनः स्मरण तथा पहचान करने से संबंधित व्यवहार इसमें समाहित रहते हैं। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है? बोध। बोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, समझ में आता है सबको। इसको कंप्रीहेंशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंप्रीहेंशन। इस स्तर पर छात्र विभिन्न सूचनाओं के ज्ञान के साथ साथ, यहाँ पे जो ज्ञानात्मक बच्चे ने ज्ञान को अर्जित किया है, ज्ञान को ग्रहण किया है, इस ज्ञान के साथ साथ और क्या उसमें करता है? इस ज्ञान के साथ साथ वह सूचनाओं से संबंधित अच्छी समझ भी रखता है। जो सूचनाएं उसको मिली हैं उसके बारे में अच्छी समझदारी भी उसमें उसको आ जाती है और इसमें विभिन्न तथ्यों की व्याख्या भी सम्मिलित रहती है और साथ ही साथ इसमें जो भी अलग अलग पद हैं उनकी व्याख्या भी बहुत ही विधिवत ढंग से की है। ठीक, अब इसके आगे है अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। अनुप्रयोग क्या है? अनुप्रयोग का मतलब होता है जो भी सीखा गया ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में जो समझ पड़ी है, उस ज्ञान और समझ का उपयोग करके कैसे ही उसको आगे उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस स्तर पर छात्र विभिन्न जो स्थूल अथवा जो भी मूर्त और विशिष्ट परिस्थितियों में अपने ज्ञान व बोध के आधार पर, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, जो उसने बोध प्राप्त किया, उस ज्ञान और बोध के आधार पर किए गए अमूर्तकरण का उपयोग करते हैं। जो भी अमूर्तकरण उसमें किया गया है उसका उपयोग करते हैं और इन अमूर्तकरणों में सामान्य विचार, नियम या सामान्यीकृत विधि क्या होती है? सम्मिलित होते हैं। इसमें सामान्य विचार, नियम, सामान्यीकृत विधि, ये सब चीजें इसमें सम्मिलित होते हैं और ये अमूर्तकरण उन तकनीकों, सिद्धांतों के भी हो सकते हैं, है ना? साथ साथ ये उन तकनीकों के भी हो सकते हैं जिसमें पुनः स्मरण करना व प्रयोग करना होता है, पुनः स्मरण और प्रयोग करना होता है। तो इस तरीके से अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग में क्या क्या बातें आती हैं, ये सब चीजें आपको बताइए। तीसरा विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण क्या है? इस स्तर के अंतर्गत वह व्यवहार आते हैं, वह बिहेवियर आते हैं जो प्राप्त सूचना को उसके विभिन्न भागों में, जो भी सूचना प्राप्त है उसको विभिन्न भागों में विभक्त करने का उद्देश्य, सूचना के उद्देश्य
सूचना को स्पष्ट करना अथवा सूचना में सम्मिलित विभिन्न विचारों को क्रमबद्ध करना होता है। समझ में आया? इसमें इन सारे विचारों को क्रमबद्ध करना होता है, क्रम में इनको विभाजित करना होता है। फिर अगला है संश्लेषण। संश्लेषण सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है? संश्लेषण का मतलब क्या है? संश्लेषण का मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी वस्तु है उसको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका संश्लेषण करिए, तो उसमें क्या करेंगे, उसको जो भी विभिन्न भाग हैं उसको अलग अलग करके उसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे और फिर उसको बाद में जो कहते हैं उससे अच्छा भी बना देंगे। तो विश्लेषण क्या होता है? इस स्तर में विभिन्न तत्व भाग, चाहे विभिन्न तत्वों या भागों को क्रमबद्ध करके उनको क्रमबद्ध करके समग्र की रचना करना सम्मिलित होता है। सारी उसका रचना करना इसमें सम्मिलित होता है। संश्लेषण में छात्र विभिन्न भागों अंशों तथा भिन्न भागों अंशों तथा तत्वों के साथ साथ कार्य करके उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करता है, उन्हें इस तरीके से व्यवस्थित करता है कि कोई ऐसी सामान्य रचना हो सके जो पहले उसके सम्मुख प्रस्तुत नहीं हुआ है, उसको कोई प्रस्तुत नहीं कर पाया है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? संश्लेषण। समझ में आया होगा सबको संश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक। फिर अगला है विश्लेषण। विश्लेषण हो गया, अब संश्लेषण हो गया, अब क्या आएगा? मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन सबसे जटिल एवं कठिन प्रक्रिया है लेकिन बहुत ही आवश्यक है। तो मूल्यांकन ज्ञानात्मक उद्देश्य का सर्वाधिक उच्च स्तर है, सबसे बड़ा स्तर होता है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक सामग्री तथा विधियों, किसी भी उद्देश्य पूर्ति के लिए आवश्यक विधियों और विधियों के मूल्यों के निर्धारण से संबंधित निर्णय लेना मूल्यांकन उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उसके संबंध में मूल्यांकन के संबंध में निर्णय लेना ही किसमें आता है? लेना मूल्यांकन उद्देश्य के अंतर्गत आता है। विभिन्न परिस्थितियां किस सीमा तक दी गई हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति कब हो रही है, इस संबंध में गुणात्मक तथा मात्रात्मक निर्णय के लिए जाते हैं। और आवश्यकताओं का वर्णन, आवश्यकताओं का निर्णय सीखने वाला स्वयं भी आवश्यकताओं को इंगित किया जा सकता है। निर्णय आंतरिक प्रमाण के आधार पर भी आंतरिक प्रमाण के आधार पर भी लिए जा सकते हैं तथा बाह्य कसौटी के आधार पर जो लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से बोधगम्यता की दृष्टि से ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को संक्षेप में सारणीबद्ध के अनुसार दिखाया गया है। सारणीबद्ध बोल लेंगे आप लोग, सारणीबद्ध में क्या क्या दिखाया गया है? ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण। अब हम उसी को सरलता एवं सुबोधता की दृष्टि से एक एक लाइन में शार्ट में बता दें। पहला क्या है? ज्ञान। अब इसमें ज्ञान में तीन चीजें आती हैं, विशिष्ट तत्वों का ज्ञान करना, शब्दावलियों का ज्ञान करना, तथ्यों का ज्ञान करना। ये मेनली तीन ही चीजें आती हैं। विशिष्टों का ज्ञान है, विशिष्ट है उसका ज्ञान प्राप्त करना, जो उससे संबंधित शब्दावलियां हैं उससे ज्ञान प्राप्त करना और जिससे संबंधित तथ्य हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र में यही तीन बातें आती हैं। और दूसरा है विशिष्ट। विशिष्टों के साथ ये तो तीन हो गए। कौन कौन? ज्ञानात्मक क्षेत्र उद्देश्य ज्ञान हो गया है ना, ज्ञान के बाद बोध हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो पहला है विशिष्टों का ज्ञान करना। किसका ज्ञान करना? विशिष्टों का ज्ञान करना, शब्दावलियों का ज्ञान करना, तथ्यों का ज्ञान करना। ये किस में आता है? ये आता है ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण। विशिष्टों के साथ काम करने की विधियां तथा विधियों का ज्ञान प्राप्त करना किसमें आ गया? दूसरे वाले में आ गया। और परंपराओं का ज्ञान प्रदान करने, इसमें कौन कौन चीजें आती हैं? परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करना, प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, वर्गीकरण तथा विभाजन का ज्ञान रखना, निष्कर्षों का ज्ञान रखना, विधियों का ज्ञान रखना। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है तीसरा है किसी क्षेत्र के संप्रत्यों और सामान्यीकरण का ज्ञान करना। ये भी बात बोलो, सामान्यीकरण और प्रत्यक्षीकरण यानी जनरलाइजेशन और
जनरलाइजेशन। और क्या होगा, किसी क्षेत्र में से किसी क्षेत्र के संप्रत्तियों व सामान्यीकरण का ज्ञान प्राप्त करना, नियमों तथा सामान्यीकरण का ज्ञान प्राप्त करना, सिद्धांतों तथा संरचनाओं का ज्ञान रखना, ये सारी चीजें आती है इसमें। तो ये सारा चीज किसमें आता है, ज्ञानात्मक क्षेत्र। ये सारी चीजें इसमें रखना है। क्या है, विशिष्ट तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना है ना। विशिष्ट तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने में क्या क्या चीजें, शब्दावली का ज्ञान प्राप्त करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, फिर विशिष्ट के साथ साथ विधियों और प्रविधियों का ज्ञान प्राप्त करना। इसमें परंपराओं का ज्ञान लिया जाता है, प्रवृत्तियों का ज्ञान लिया जाता है, वर्गीकरण और विभाजन कैसे किया जाता है इसका ज्ञान रखना होता है, निष्कर्षों का ज्ञान किस प्रकार से होना है, विधियों का ज्ञान किस प्रकार से होना है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर तीसरा है किसी क्षेत्र के संप्रत्ययों व सामान्यीकरण के ज्ञान प्राप्त करना। संप्रत्यय और कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशन, नियमों तथा सामान्यीकरण का ज्ञान रखना, जो भी नियम है उनका सामान्यीकरण जरूर रखना। सिद्धांतों तथा संरचनाओं का ज्ञान रखना, जो सिद्धांत है, जो संरचनाएं, वो भी समय समय पर दोहराते रहना, उसको याद करना। इस तरीके से ज्ञानात्मक भी ये सारी चीजें आएंगी। हमने एक एक लाइन में आपको सरलता के लिए बता दिया है। अब आइए दूसरे चरण में चलते हैं। बोध क्या है, बोध है आपका सूचनाओं का अनुवाद करना। किसका, सूचनाओं का अनुवाद करना, जो भी सूचनाएं है उसको अनुवाद करना ही कहलाता है। फिर है सूचनाओं की व्याख्या करना। सूचना के अनुवाद के बाद क्या आता है, सूचनाओं का व्याख्या करना। सूचनाओं का अनुवाद करना, व्याख्या करना, अनुवाद करना और सूचनाओं को समझना, ये तीन बातें आती हैं बोध। अगला है अनुप्रयोग या प्रयोग, इसे कहते हैं। प्रयोग में ज्ञान व बोध को विशिष्ट व स्थूल परिस्थितियों में प्रयोग में लाना। जो भी ज्ञान बोध है उसको विशिष्ट व स्थूल परिस्थितियों में उसको कैसे प्रयोग में लाया जाता है, या किसमें आता है, प्रयोग वाले कालम में आता है। फिर है विश्लेषण, एनालाइज। अब इसमें क्या क्या किया जाए, तत्वों का विश्लेषण करना। जो भी तत्व है उसमें छोटे छोटे उसको अलग कर लेना, उसका विश्लेषण करना, संबंधों का विश्लेषण करना है ना, और सामाजिक सिद्धांतों का विश्लेषण करना। और इसके साथ साथ सामाजिक सिद्धांतों का विश्लेषण इसमें किया जाता है। फिर संश्लेषण। संश्लेषण में मौलिक अभिव्यक्ति का प्रस्तुतिकरण। इसमें जो भी उससे आपने निष्कर्ष निकाला है उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो मौलिक अभिव्यक्ति का प्रस्तुतिकरण, मौलिक योजना को तैयार करना और अमूर्त संबंधों का प्रतिपादन करना। जो अमूर्त हैं, यानी मूर्त नहीं है, जो अमूर्त है उनके संबंध में उनका संबंध, अमूर्त का संबंधों का प्रतिपादन करना भी इसके अंतर्गत आता है। अगला मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में जैसा कि आप सब पढ़े हैं, जानते हैं, आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, दो ही लगभग ज्यादातर शैक्षिक गतिविधियों में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं। मूल्यांकन, राष्ट्र मूल्यांकन। मूल्यांकन में आंतरिक प्रमाण के संदर्भ में निर्णय लेना होता है, आंतरिक अंतर रूप से कितना सही है कितना गलत है, और बाह्य कसौटी के संदर्भ में निर्णय लेना होता है। इसके साथ साथ बाह्य कसौटी के आधार पर भी निर्णय लेना होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र में तीन भागों में विभाजित किया है उन्होंने। और उसमें ज्ञानात्मक क्षेत्र के विषय में उन्होंने 1964 में इसके बारे में गहराई से अध्ययन किया था और इसको उन्होंने बताया। अब दूसरा है भावात्मक के अनुसार भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण, अर्थात टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन इफेक्टिव डोमेन। चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य में कौन कौन से हैं, आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा। भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य अंतर्गत स्वाभाविकरण, ये 5 इसमें भी है। भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों में भी 5 है, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं, दिख रहा होगा, है ना। तो वहां से देख करके आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य में। भावात्मक क्षेत्र में वह उद्देश्य रहते हैं जिनका संबंध भौतिक क्रियाओं से होता है। भौतिक क्रियाएं कौन कौन सी है, जैसे भाव हो गया, दृष्टिकोण हो गया, मूल्य हो गए, रुचि हो गए,
आदि से होता है और इससे क्षेत्र के संबंधित उद्देश्यों का वर्गीकरण सन 1964 में इसने किया था। कृथवाल, लूम तथा मसीहा ने प्रस्तुत किया था। भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इन उद्देश्यों को भावात्मक परिवर्तनों के प्रति जागरूकता के स्तर के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है और भावात्मक उद्देश्य के 3 भावात्मक उद्देश्यों के ये 3 में 5 जो क्रम है वो 5 क्रम के अनुसार है जो आपको दिख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे भी। हम उसको बोल भी दे रहे हैं। पहला है आग्रहण, है ना, रिसीविंग, फिर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्डिंग, फिर मूल्य निर्धारण बैलोइंग, अगला व्यवस्थापन ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट है स्वाभाविकरण, है ना, स्वाभाविकरण कैरेक्टराइजेशन अर्थात आचरण है। तो इसमें आग्रहण क्या है, जैसे कि ज्ञान में ज्ञानात्मक उद्देश्य और जैसे जाते कठिनता और जटिलता भी बढ़ती जाती है। ऐसे यहाँ पे भी आग्रहण सबसे निम्न स्तर का है, सामान्य होता है। जैसे जैसे नीचे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी जटिलताएं भी बढ़ती जाती हैं। तो ये 5 हैं भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को ने इसमें बताया है। निम्न स्तर का भावात्मक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, आग्रहण है। और जबकि चरित्र निर्माण सर्वाधिक जटिल और सर्वाधिक उच्च स्तर का भावात्मक उद्देश्य है। भावात्मक पक्ष के विकास में व्यक्ति को इन स्तरों से होकर के गुजरना ही पड़ता है। इनको इन स्तरों से होकर के गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये सब क्रम से इसके बाद ये आएगा। इसीलिए इसमें एक क्रम होता है और उन क्रमों के आधार पर ही ये विभाजित होते हैं। तो यह काफी जटिल परंतु महत्वपूर्ण बन जाता है। तो पहला, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है। जैसे आग्रहण, रिसीविंग क्या है, किसी चीज को ग्रहण करना, किसी चीज को अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करना। तो भावात्मक वर्गीकरण का यह प्रारंभिक स्तर, यह पहला स्तर है। इसे विभिन्न उद्दीपनों की उपस्थिति के प्रति जो उद्दीपन उसके प्रति छात्र की संवेदनशीलता, छात्र उस परिस्थिति के सामने कितना संवेदनशील है, कितना नहीं है, बहुत है, अधिक है या बिल्कुल है ही नहीं है, तथा उस उद्दीपन को आग्रहण करने की चाह से संबंधित होता है। इस उद्देश्य को पुनः जागरूकता, आग्रहण की इच्छा तथा नियंत्रित आकर्षक के विभाजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिक्रिया, अगला क्या है, रिस्पॉन्डिंग। प्रतिक्रिया भावात्मक वर्गीकरण के द्वितीय स्तर को भावात्मक वर्गीकरण संबंध में अनुक्रियाओं से होता है। उसका संबंध उन अनुक्रियाओं से होता है जो किसी उद्दीपन को आग्रहण के कारण होती है, आग्रहण के कारण होती है। प्रतिक्रिया के इस उद्दीपन को अनुक्रिया के प्रति सूचनाओं तथा उद्दीपन की अनुक्रिया के प्रति सहमति, अनुक्रिया की इच्छा तथा अनुक्रिया से संतोष में बांटा जा सकता है। अनुमूल्यन, बैलोइंग क्या है, भावात्मक वर्गीकरण का यह तृतीय स्तर, कौन सा स्तर है, तृतीय स्तर है। विभिन्न वस्तुओं, कार्यों या व्यवहारों के उपयोग के मूल्य को स्वीकार करने तथा उसके प्रति एक निश्चित धारणा बनाने से इसका संबंध होता है। और मूल्य निर्धारण का यह उद्देश्य पुनः मूल्य स्वीकृति तथा मूल्य वरीयता तथा किसी दृष्टिकोण के प्रति वचनबद्धता अथवा रुझान में विभाजित किया जा सकता है। अगला है संगठन। संगठन क्या है, मूल्यों का आत्मीकरण करने के उपयुक्त छात्रों द्वारा जो चीजें बताई गई उसके सम्मुख ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें एक से अधिक मूल्य होते हैं। ऐसी परिस्थिति में छात्रों को उन मूल्यों को एक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। जब मूल्यों का कोई व्यवस्थित क्रम बन जाता है तब यह आवश्यक हो जाता है कि मूल्यों को आत्मसात किया जाए, इसको ग्रहण किया जाए तथा मूल्यों के पारस्परिक संबंधों को स्थापित किया जाए। और इन विभिन्न मूल्यों में पारस्परिक क्या संबंध है इसको भी वह स्थापित करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए भावात्मक क्षेत्र के
व्यवस्थापन उद्देश्य को मूलतः आत्मीकरण तथा मूल्य प्रणाली को व्यवस्थापन में बांटा जा सकता है। समझ में? अगला है स्वाभाविकरण। अगला लास्ट है स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण क्या है? स्वाभाविकरण से आशय है भावात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के सर्वोच्च स्तर या सबसे ऊपर स्तर होता है और स्वभाव निर्माण आता है इसमें। यह स्पष्ट है कि व्यक्ति के स्वभाव को उन मूल्यों से जोड़ा जाता है जो व्यक्ति का स्वभाव है, उसके लिए उसको उस मूल्यों से जोड़ा जा सकता है। अतः इस स्तर पर मूल्य के चरित्र के अस्थायी अंग बन जाते हैं। अब इसको सरलता की दृष्टि से हम देख लेते हैं। कैसे सरलता की दृष्टि से देखेंगे? जैसे आग्रहण, तो आग्रहण में क्या क्या चीजें आती है? आग्रहण में आता है उद्दीपन के प्रति, जो भी उद्दीपन है, जो भी समस्या है उसके सम्मुख है, उसके प्रति जागरूक रहना, सजग रहना। दूसरा क्या है? उद्दीपन को स्वीकार करने की इच्छा। उसके साथ साथ जो भी समस्याएं आई, जो भी उद्दीपन उसके सम्मुख है, चाहे वस्तु के रूप में हो चाहे व्यक्ति के रूप में हो, उसको क्या करना? स्वीकार करने की इच्छा। अगला क्या है? उद्दीपन के प्रति नियंत्रित आकर्षण। उद्दीपन के प्रति आकर्षण तो होता है, लेकिन आकर्षण कैसा होता है? नियंत्रित होता है, अनियंत्रित नहीं होता। उस पर उसका नियंत्रण होता ही होता है। दूसरा क्या है? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के प्रति सहमति, प्रतिक्रिया के प्रति इच्छा और प्रतिक्रिया से संतोष, तीन चीजें आती हैं। आप प्रतिक्रिया के प्रति सहमत हो और प्रतिक्रिया की इच्छा और प्रतिक्रिया से संतोष हो। तो ये तीनों बातें इसमें आती हैं। अनुमूल्यन क्या है? अनुमूल्यन है मूल्य की स्वीकृति, मूल्य को वरीयता देना, मूल्य वचनबद्धता। इस तरह से क्या है? अनुमूल्यन है। संगठन में क्या होता है? मूल्य आत्मीकरण, जो इसके मूल्य उसका आत्मीकरण करता है, मूल्य प्रणाली का व्यवस्थापन करता है। और स्वाभाविकरण सामान्य, इसमें क्या आता है? इसमें सामान्यकृत स्थिति व चरित्रीकरण करना इसमें आता है। इस तरीके से हमने आज देखा। अब साइकोमोटर को हम लोग अगले क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साइकोमोटर डोमेन क्या है? साइकोमोटर डोमेन देख लेते हैं, आज देख लेते हैं साइकोमोटर डोमेन की क्या उपयोगिता है। ये सारी चीजें हम लोग देख ही लेते हैं। चलो देख ही लेते हैं क्या है मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण। अब मनोचालक टेक्स्ट नाम या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन साइकोमोटर। मनोचालक क्षेत्र से संबंधित जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने सन 1966 में किया था। सिम्पसन ने लिखा है कि मनोचालक क्षेत्र में उन उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है जो शारीरिक तथा गतिक्रियागामक कौशल से संबंधित। का संबंध किससे होता है? गामक कौशल से होता है। तो इस आधार पर मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्यों को भी 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? ये 5 भाग हैं आपके प्रत्यक्षीकरण, मनोस्थिति, निर्देशित प्रतिक्रिया, कार्य कौशल और जटिल व्यवहार। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। प्रत्यक्षीकरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से किसी का अवलोकन करना, किसी को देखना। तो किसी भी गामक क्रिया को करने का पहला पद, जो गामक क्रियाएं हैं उसका पहला पद इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं और गुणों तथा संबंधों के प्रति जागरूक होने की प्रक्रिया है। गामक क्रियाओं को करने के लिए वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। मनोस्थिति दूसरा क्या है? मनोस्थिति किसी विशेष प्रकार के कार्य अथवा अनुभव को करने का पूर्व समायोजन है। जो भी कार्य करना है उसको आप पूर्व में ही उसका समायोजन कर लेता है। मनोस्थिति के 3 विभिन्न पक्ष मानसिक, भौतिक तथा संवेगात्मक बताए गए। 3 पक्ष होते हैं, भौतिक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं, मानसिक होते हैं। अगला है निर्देशित प्रक्रिया। किसी गामक कौशल को विकसित करने का यह पूर्व पद है। यह कैसा है? पूर्व पद है और इसमें उन शारीरिक योग्यताओं पर ध्यान दिया जाता है जो किसी जटिल कौशल को करने के लिए आवश्यक ही होती है। निर्देशित प्रतिक्रिया पर ऐसा बाह्य व्यवहारिक कार्य है जिसे कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के निर्देशित व्यवहार को क्या करता है? वह समझ लेता है। अगला है कार्य कौशल।
कार्य कौशल क्या है? कार्य कौशल में इस स्तर पर व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास तथा कौशल प्राप्त करने का प्रयास करता है। और अगला है जटिल जटिल बाह्य व्यवहार। इस स्तर पर व्यक्ति ऐसे भ्रामक कार्य कर सकता है जिन्हें अत्यधिक जटिल माना जाता है, अर्थात व्यक्ति इन कार्यों को कम समय में तथा कम शक्ति के व्यय से कर लेता है। ये सबसे लास्ट व्यवहार कैसा हो, कठिन हो। ठीक, अब इसको हम सरलता की दृष्टि से भी देख लेते हैं, कैसे कर सकते हैं सरलता की दृष्टि से। तो सरलता की दृष्टि से हम देखें तो जो प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण क्या बातें आती है इसमें? इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं के प्रति जागरूकता, जो उद्दीपन है, जो वस्तुएं हैं, जो समस्या है, उसके प्रति वह जागरूक रहता है। दूसरा क्या है? इंद्रियों के द्वारा गुणों के प्रति जागरूकता, इंद्रियों के द्वारा जो उसके गुण है उसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए। तीसरा क्या है? इंद्रियों के द्वारा संबंधों इंद्रियों के द्वारा संबंधों के प्रति जागरूकता, इंद्रियों के द्वारा संबंधों के प्रति जागरूकता भी लानी चाहिए। दूसरा है मनोस्थिति। कार्य के लिए मानसिक स्थिति का होना अत्यंत आवश्यक। कोई भी कार्य तभी हो सकता है जब मानसिक रूप से आप स्वस्थ हों, मजबूत हों, निरोग। तो कार्य के लिए मानसिक मनोस्थिति का होना अत्यंत ही आवश्यक है। कार्य के लिए शारीरिक मनोस्थिति का होना आवश्यक है। कार्य के लिए संवेगात्मक मनोस्थिति का होना जरूरी है। ये सारी बातें भी वो ध्यान में रखना है। अब अगला है निर्देशित प्रतिक्रिया। निर्देशित प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति के निर्देशन में विभिन्न बाह्य व्यवहार करना। इसके निर्देशन में जो भी बाह्य व्यवहार है सब कैसे होंगे? बाहरी होंगे। अगला है कार्य कौशल। किसी कार्य को करने के लिए कौशल प्राप्त करना ही होता है ना? बिना कौशल के कुछ नहीं होना है। इसीलिए क्या करना है? कार्य को करने के लिए कार्य कौशल को प्राप्त करना है। किसी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास होना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम लोग विश्वास में अटक जाता है और सही क्वेश्चन भी हम दूसरे चक्कर में गलत कराते हैं। इसलिए किसी कार्य को करने के प्रति उसमें आत्मविश्वास भी होना चाहिए। अगला है जटिल बाह्य व्यवहार। जटिल बाह्य व्यवहार जटिल क्रियाओं को प्रभावशाली ढंग से करना, जटिल क्रियाएं उसको अच्छे ढंग से करना और जटिल क्रियाओं को सुचारू रूप से करना, भी इसमें आना चाहिए। तो आज लोग अपना प्रकार रखते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में। आज हमने बताया कि कैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या मनोचालक ये तीन प्रमुख हैं और इन तीन में भी प्रमुख है इसमें आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य या भावात्मक या प्रतिक्रिया व्यवस्थापन स्वाभाविक होता है और तीसरे मनोचालक अच्छीकरण होता है और इसके क्या है? निर्देशित प्रतिक्रिया कार्य कौशल ये सारी के संबंध में क्या है? इसको ज्ञान क्या है, बोध क्या है, योग क्या है, विश्लेषण क्या है, विश्लेषण क्या है, ग्रहण क्या है, क्रिया क्या है, मूल्य निर्धारण क्या है, निष्पत्ति क्या है, स्वाभाविक क्षण क्या है, उद्देशीकरण क्या है, निर्देशित व्यवहार, कार्य कौशल, जटिल व्यवहार और इस संबंध में सारे के बारे में हमने सारी इसको कैसे अत्यधिक सरल और सुबोध ढंग से कर सकता है उसको हमने बिंदुवार मदद के माध्यम से लिखा। तो आशा करते हैं कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छी प्रकार से स्पष्ट हुई होंगी, ऐसा मेरा आशा विश्वास है। हम आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे दिनों में इसके आगे आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए, बार बार वीडियो एक बार नहीं समझ में आता, बार सुनिए, 3 बार सुनिए। नोट्स भी इसमें भेजा गया है पीडीएफ के रूप में आपको, उसको भी आप देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और जो भी चीजें आपको इसमें वीडियो में अच्छी लगी हो आप लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी हो डिसलाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो आगे भी अपने मित्रों, दोस्तों, संबंधियों तक भी पहुंचाइए। ये आपके बीएड डीएलएड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पढ़ाई है। साथ में आपके टीटी, सीटी, सीटेट,
परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो जो भी शिक्षा से संबंधित परीक्षाएं होंगी तो उसमें आपको इससे टैक्सोनॉमी या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से कुछ न कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे, कुछ न कुछ आपके लिए सहायता अवश्य निश्चित रूप से प्रदान करेगा। ऐसी मेरी आशा है, विश्वास है। इसी आशा विश्वास के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। ऐसे ही आप लोग सहयोग बनाए रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, नमस्कार साहिब, जय हिंद, जय भारत।